Hello everyone, welcome to today's session of the editorial. So, hope you guys are doing well. Let's start with our today's session. As you guys can see that I have translated the entire article in Hindi also, so that if you are having any problem in understanding it in English, we will also learn it in Hindi so that we can understand it in a better way. ठीक है? तो let's begin. So, the title of the today's editorial is a questionable refusal. Okay, refusal is when you refuse to do something. Okay, and on the rejection of Bilkis Bano's review plea. ठीक है. So, इनकार पर सवाल, that means the court has refused to review the plea of the Bilkis Banu's case. Okay, so this is all about the today's article. ठीक है. बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका का खारिज होना. Okay, that means some people have approached the court to review the petition of this Bilkis Banu's case. Okay, so the Supreme Court has refused that. No, whatever the decision has been given is correct and we are not going to review this decision again. Okay, so this is the meaning of the title of this editorial. Okay, now the Supreme Court of India should have reviewed its order letting Gujarat decide on remission for Bilkis case convicts. बिल्किस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गुजरात सरकार द्वारा रिहाई के मामले पर दिए गए अपने आदेश की समीक्षा करनी चाहिए थी. ओके, दैट मीन्स द ऑथर इज हियर criticizing the government, that criticizing the Supreme Court. In fact, they are telling the Supreme Court that you could have reviewed the order which the Gujarat government has given on that is the remission of Bilkis case convicts. Okay, this is a case, okay, where it's a case of a gang rape. Okay, where these convicts have been इन कॉन्विक्ट्स को रिहा कर दिया गया है. उनके पूरे सज़ा का जो जितना टर्म था ना, उससे पहले ही उनको रिहा कर दिया गया है. तो ऑथर ये कह रहे हैं कि इस पे गुजरात गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया है. सो इस पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से अपना रिव्यू करना चाहिए इस डिसीजन पे. ठीक है, किस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने किया, क्यों कोर्ट ने नहीं किया, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे एडिटोरियल में मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलिए. ठीक है बेटा, आपको इतना क्लियर हुआ है. ठीक है, अब आ जाते हैं वोकैबुलरी पे. फर्स्ट वर्ड इज़ ग्रूसम. ग्रूसम का मतलब होता है यूज्ड अबाउट समथिंग कंसर्न विद डेथ और वेरी अनप्लेजेंट और शॉकिंग. ठीक है, कोई भी बात अगर बहुत ही शॉकिंग सी हो, बहुत ही ख़राब सी हो, अनप्लेजेंट सी हो, तो उसे हम कहते हैं ग्रूसम. ठीक है. डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अवेलेबल फॉर यूज़ एट द विल ऑफ द यूज़र. मतलब सामने वाले की रजामंदी को हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी. ठीक है, आपने लॉ के लैंग्वेज में पढ़ा होगा. एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बायर, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सेलर, आपने पढ़ा होगा. ठीक है. रेमिशन का मतलब होता है reducing the period of sentence without changing its character. ठीक है, जो सज़ा का जो टाइम पीरियड होता है उस चीज़ को कम करना कहते हैं रेमिशन. ठीक है, यहाँ पे रेमिशन का ये मीनिंग आया है आपके एडिटोरियल में. ठीक है. हीनियस का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट. ठीक है, एस्पेशली अ क्राइम. ठीक है, अटरली विकेड. ठीक है, बहुत ही कोई गलत चीज़ या फिर घटना जो घटी है उसे हम कहते हैं हेनियस. ठीक है. पोग्रोम का मतलब होता है, देखिए ये प्रोग्राम नहीं है, पोग्रोम है. इसका मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड मसाकर मतलब होता है जहाँ पे कहीं एक साथ बहुत सारे कई सारे लोगों की जान चली गई. आपने जलियन वाला बाग मसाकर सुना होगा ना, जैसे वहाँ पे कई सारे लोगों की जान चली गई थी. ठीक है,
उसी को हम कहते हैं पोग्राम। एन ऑर्गेनाइज्ड मसाकर ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को मार देना इस पोग्राम, ठीक है। पेक्युलर, बहुत ही अनयूजुअल सा, बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब, उसे कहते हैं पेक्युलर, ठीक है। स्टैंड्स टू रीज़न, स्टैंड्स टू रीज़न का मतलब होता है इट इज़ ऑब्वियस और लॉजिकल, ठीक है, बहुत ही जायज़ सा है, साफ सी बात है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंड टू रीज़न, ठीक है। कंकर्ड विद, अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, कॉन्ग्रुएंट लाइंस जो बहुत ही अलग अलग जगह से आके एक जगह पर मिल जाती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। तो वही यहाँ भी उसी का वही मतलब होता है कि आप किसी के ओपिनियन से अग्री करते हो, उसे उसके साथ अकॉर्ड करते हो, ठीक है, हामी मिलाते हो, उस बात से सहमत होते हो। नेक्स्ट इज़ विशिएटेड, ठीक है। विशियस आपने पढ़ा होगा इको में, विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी, है ना, ठीक है। विशियस, पॉइजनस, ठीक है, मतलब कुछ तो ख़राब कर देना। मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, किसी चीज़ को कम इफेक्टिव बना देना, ख़राब कर देना, ठीक है, उसे कहते हैं विशियस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल पे। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, जो भी यहाँ पे ग्रामर होगी वो मैंने पर्पल में मार्क किया है, वो मैं आपको बता दूंगा जब एक्सप्लेन करूँगा, और आगे आपको रेड कलर में भी दिखेगा, तो वहाँ पे आपको ब्रेक देके पढ़ना होगा, ठीक है। कैसे ब्रेक देके पढ़ते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आपको हिंदी में पढ़ते हुए समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन with our first paragraph. It is a matter of concern that Supreme Court has declined to review its May 2022 order holding the Gujarat government is the appropriate government to decide on the premature release of 11 convicts serving life terms in the Bilkis Bano gang rape case, which also involved the gruesome murder. Gruesome का मीनिंग हमने वोकैबलरी में देखा था ना, अगर आपको याद है तो, बहुत ही अनप्लेजेंट सा, बहुत ही शॉकिंग सा, ठीक है। ग्रूसम, बहुत ही शॉकिंग सा मर्डर हुआ था बाकी लोगों का, ठीक है, गैंग रेप हुआ था और मर्डर हुआ था लोगों का, ठीक है। तो यह चिंता का विषय है, इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है, ठीक है। रिव्यू करना मतलब फिर से उस पर पुनर्विचार करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिव्यू, ठीक है। उस फैसले में कहा गया था कि बिल्किस बनो गैंग रेप मामले में आजीवन कारावास इज़ द लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को हम कहते हैं, ठीक है। सर्विंग लाइफ टर्म्स का मतलब होता है आजीवन कारावास, ठीक है, आपको हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको जेल में रहना पड़ता है, ठीक है। 11 दोषियों की समय से पहले ही रिहाई पर फैसला करने के लिए गुजरात सरकार उपयुक्त सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस मुद्दे पे जो डिसीजन देगी वो गुजरात गवर्नमेंट होगी, और वही सही होगा कि इस मामले पे गुजरात गवर्नमेंट इस मुद्दे पे अपना डिसीजन दे, बिकॉज़ ये इंसिडेंट जो हुआ है वो वहीं पे हुआ था, तो गुजरात गवर्नमेंट ही अगर इसका डिसीजन दे तो वो सही होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। एट कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर इज़ लिमिटेड टू करेक्टिंग एनी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। लिमिटेड टू के बाद आपका, ठीक है, टू के बाद आपका V1, तो आपका V1 प्लस ING फॉर्म आता है, ठीक है, वर्ब का ING फॉर्म, तो वो आपको ग्रामर मैंने दिखा दी। करेक्टिंग, ठीक है, लिमिटेड टू करेक्ट नहीं आएगा, लिमिटेड टू करेक्टिंग एनी एरर, ये आपको एरर डिटेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि कोर्ट का जो भी ज्यूरिसडिक्शन रहता है, मतलब जो उसका दायरा रहता है, उसका दायरा ये रहता है कि वो किसी भी केस को रिव्यू करे, अपने जो ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, वो लिमिटेड होता है, ठीक है। अगर कोई उसका ज्यूरिसडिक्शन किस तक लिमिटेड होता है, अगर कोई एरर है ऑन द फेस ऑफ इट्स रिकॉर्ड, ठीक है, अगर कोई एरर दिखता है तो वो उसको करेक्ट कर सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्रिशनरी, मतलब पूरा विलफुली, ठीक है। रेमेडी, ये एक विलफुल रेमेडी भी है, एंड जनरली नॉट हर्ड इन द ओपन कोर्ट, और ये ओपन कोर्ट पब्लिकली नहीं बताया जाता है। हाउएवर इट अपीयर्स दैट टू जज बेंच, जो
दो जजों की बेंच है, जो उन्होंने फैसला दिया है उससे ये दिखता है कि वो फेल हो गए हैं टू एड्रेस सिग्निफिकेंट एरर। तो हमने ऑथर ने हमें बताया कि कोर्ट का काम है एरर को, जो भी अगर कोई एरर दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब हमें अगर कुछ साफ साफ दिख रहा है तो हम उसको करेक्ट करें। पर टू जजेस की बेंच यहाँ पे फेल हो गई उस एरर को करेक्ट करने में, इन फाइंडिंग दैट कौन सा था वो एरर, डिसीजन ऑन रेमिशन। रेमिशन मतलब वो सज़ा को जो कम कर देते हैं, हमने वोकैबलरी में पढ़ा था ना, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। तो ये जो गुजरात मेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट, तो ये गुजरात गवर्नमेंट द्वारा जो डिसीजन था कि उन इन दोषियों की सज़ा कम कर दी जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो दो जजों की बेंच थी ये उस एरर को फाइंड करने में नाकाम रही, फेल हो गई, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो इस गैंगरेप के अलावा कई लोगों की हत्या में भी शामिल थे। खुद के आदेशों की समीक्षा करने के लिए अदालत का अधिकार क्षेत्र महज रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी को ठीक करने तक सीमित है, ठीक है। यह एक विवेकवादी उपाय भी है और आमतौर पर इस खुले न्यायालय में नहीं सुना जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि दो न्यायाधीशों की पीठ अपने निष्कर्ष में एक महत्वपूर्ण त्रुटि इज़ द फॉल्स या फिर एरर, ठीक है, त्रुटि को ठीक करने में नाकाम रही कि रिहाई का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार को हो, गुजरात सरकार का है, ठीक है। यही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करते हुए बताया था, ठीक है। आपको यहाँ पे ब्रेक दे के पढ़ना होगा, ठीक है, मैंने इसलिए रेड कलर में मार्क किया है। अगर आप इसे कॉन्टीन्यूसली पढ़ते जाओगे ना, द अपील अराइजिंग फ्रॉम इट वॉज हर्ड, तो फ्रॉम इट वॉज हर्ड ऐसे कुछ होता ही नहीं है, तो आपको इट के बाद यहाँ पे ब्रेक देना होगा। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। द केस वॉज, आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना बेटा, ठीक है। तो आइए अब हम सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। द केस विच अरोज फ्रॉम, तो ये केस कहाँ से, इस केस की शुरुआत हुई थी। वन ऑफ द मैनी हेनियस क्राइम्स, हेनियस इस भयानक जो क्राइम्स हुए थे, दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 2002 एंटी मुस्लिम पोग्राम मतलब मैंने मसाकर जो बताया था ना, जो मसाकर हुआ था गुजरात में 2002 में, ठीक है, ये वहाँ से इस केस की शुरुआत हुई थी। और इस केस को क्या किया गया था, हैड बीन ट्रांसफर टू ट्रायल टू मुंबई बाय द कोर्ट, ठीक है। तो वहाँ की कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई के लिए इस केस को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा क्यों हुआ था ये हम बाद में आगे आपको आर्टिकल में समझ में आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। द अपील अराइजिंग फ्रॉम इट, मतलब जो मुंबई हाई कोर्ट से जो अपील आई, वॉज मतलब जो इस केस से अपील आई वो हर्ड की गई, मतलब उसकी सुनवाई की गई बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है। और ऐसा पाया गया कि सेक्शन 432 सब सेक्शन सी ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेज appropriate government is the government of the state within which the offender is sentenced। तो आप सोच रहे होंगे कि गुजरात गवर्नमेंट ने क्यों ऑर्डर दिया, तो ये मुंबई हाई कोर्ट द्वारा ये जजमेंट पास की गई थी कि इस सेक्शन के अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही होगी जहाँ पे एक इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट हुआ है यानी कि गुजरात में हुआ है, तो गुजरात गवर्नमेंट ही वहाँ के लिए अप्रोप्रिएट होगी इस पे जजमेंट सुनाने के लिए, ठीक है, इस पे फैसला लेने के लिए। डिस्पाइट द क्लियर प्रोविजन द बेंच हैड टेकन द व्यू दैट एज द ऑफेंस हैज़ टेकन प्लेस इन द गुजरात एंड द ट्रायल इन मुंबई, ये बात साफ साफ जाहिर थी कि जो ये इंसिडेंट गुजरात में हुआ था और ट्रायल मुंबई में चला था, फर्दर मैटर्स हैड रिटर्न टू द ज्यूरिस, फिर उसके बाद गुजरात कोर्ट को दे दिया गया ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, ठीक है। It had also noted that transfer of trial to another state had been placed under extraordinary circumstances, ठीक है। तो ये जो अलग स्टेट में अगर कोई केस जाता है
मतलब जिस स्टेट में अगर कोई घटना हुई है वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं होती है, कोई अलग स्टेट में होती है, तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आम तौर पे नहीं होता है, कुछ खास केसेस में ही ऐसा होता है। ठीक है। गुजरात में 2002 के मुस्लिम विरोधी जनसंहार के दौरान हुई कई जघन्य अपराधों में से एक में शामिल इस मामले को अदालत ने मुकदमे के लिए मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 432 सबसेक्शन 7 कहती है कि उपयुक्त सरकार उस राज्य की सरकार है जहां अपराधियों को सज़ा दी जाती है। इस स्पष्ट प्रावधान के बावजूद खंडपीठ ने कहा कि जांच अपराध गुजरात में हुआ था और मुकदमे की सुनवाई मुंबई में हुई, लेकिन मुकदमा ख़त्म होने के बाद आगे के सारे मामले गुजरात के अधिकार क्षेत्र में वापस आ गए। ठीक है। तो जब उनसे पूछा गया कि ये सब ऐसे क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये इस केस की जो सुनवाई हुई थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई थी, पर इसके ख़त्म होने के बाद इसके रिगार्डिंग अब आगे जो भी अर्जियां आईं वो सब अब गुजरात कोर्ट के क्षेत्र में ही, मतलब गुजरात हाई कोर्ट में ही अब उसकी सुनवाई होगी। अदालत ने यह भी कहा कि दूसरे राज्य में मुकदमे का स्थानांतरण असाधारण परिस्थितियों के तहत हुआ है। ठीक है। मतलब वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि गुजरात में इस कोर्ट की सुनवाई की जाए, इसीलिए इसको दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है। द बेंच's व्यू वॉज क्वाइट पेक्युलर। ठीक है। पेक्युलर मतलब बहुत ही स्ट्रेंज था। बिकॉज किस लिए स्ट्रेंज था? इट गोज़ अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ठीक है। जो प्रोविजन कहता है, लॉ जो कहता है, उसके बिल्कुल ही विरुद्ध था बेंच का कहना। ऑल्सो द ट्रांसफ़र टुक प्लेस बिकॉज अ फेयर ट्रायल वॉज नॉट पॉसिबल इन गुजरात। ठीक है। तो हमें ये रीज़न दिया गया कि हम लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में क्यों ट्रांसफ़र किया, क्योंकि तो अगर हम गुजरात स्टेट में ही करते थे तो वहाँ पे ऐसा होता था कि कई लोग उस केस को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, इसलिए पूरे निष्पक्ष तरीके से इस केस की सुनवाई हो सके। ठीक है। इसलिए हमने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब मुंबई वालों का इस केस से, मुंबई हाई कोर्ट से या फिर वहाँ के पॉलिटिशियन से इस केस का लेना देना कुछ नहीं है, तो वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से होगा, इसलिए इस केस को हमने मुंबई के कोर्ट पे भेज दिया, ऐसा कहा गया। ठीक है। इट स्टैंड्स टू रीज़न दैट द गुजरात गवर्नमेंट ought to have been divested the power to consider remission in the same case। ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट से ये पावर छीन लिया गया। डाइवेस्ट, इन्वेस्ट करना मतलब किसी में, वैसे किसी में कुछ लगाना। ठीक है। हम कहते हैं ना इसमें इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हुआ है। डाइवेस्ट करना मतलब वापस निकाल लेना। तो पावर्स को वापस ले लिया गया था गुजरात गवर्नमेंट को इस केस में से, मतलब इस केस पे गुजरात गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द अर्लियर ऑर्डर, इसी ऑर्डर का एक पिछला पहलू हम देखते हैं तो क्या है वो, वॉज दैट इट हैड स्पेसिफाइड दैट द रेमिशन शुड बी कंसिडर्ड अंडर इट्स 1992 पॉलिसी। अगर सज़ा कम की जाती है, रेमिशन का मतलब सज़ा कम करना, तो अगर ऐसा होता है तो इसे 1992 के पॉलिसीज़ के द्वारा करना चाहिए। एज इट वाज वन इन द फोर्स, मतलब तब ये एप्लीकेबल थी ऑन द डे ऑफ देयर कन्विक्शन, मतलब जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई तब यही रूल्स एप्लीकेबल हुए थे, तो इसी रूल के अंडर उनकी अब सज़ा भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कर्ब करना मतलब किसी भी पकड़ लेना, कर्ब करना, तो कन्विक्ट को पकड़ने के लिए कोई भी एब्सेंस थे, उस पॉलिसी में कोई भी पावर्स नहीं थे। टू रेमिशन द सेंटेंसेस ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द हेनियस क्राइम्स द कन्विक्ट्स वे रिलीज। ऑल्दो देखो उस पॉलिसी में कुछ भी नहीं था, तो हमें ऑथर कह रहे हैं कि आपको 1992 के पॉलिसी के तहत आपने उनको गिरफ्तार किया, तो उसी पॉलिसी के हिसाब से चलो ना। उस पॉलिसी में से कुछ भी
नहीं था कि आप उन्हें जल्दी निकाल सकते हो, आप उनकी सज़ा कम कर सकते हो। ठीक है, किनकी सज़ा? जिन्होंने ऐसे हेनियस क्राइम्स किए थे, भयानक क्राइम्स किए थे। पर फिर भी जो दोषी थे, कन्विक्ट्स थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, खंडपीठ का विचार काफ़ी अजीब था। पेक्युलर इज़ अजीब। ठीक है, क्योंकि यह एक वैधानिक प्रावधान के खिलाफ है। इसके अलावा यह स्थानांतरण सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि गुजरात में निष्पक्ष सुनवाई की गुंजाइश नहीं थी। इसी आधार पर गुजरात सरकार को उसी मामले में रिहाई का फैसला सुनाने की शक्ति से वंचित रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अब हमें ऑथर कह रहे हैं कि जब अच्छे से इस केस की सुनवाई हो, इसलिए तो हम इसे गुजरात से बाहर लेके गए थे। तो अब गुजरात गवर्नमेंट इस पे क्यों अपने फैसले सुना रही है? उसे इस चीज़ से वंचित रहना चाहिए, मतलब उसे ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, पिछले आदेश में एक और पहलू यह बताया जाना था कि रिहाई का फैसला 1992 की नीति के तहत लिया गया क्योंकि उन लोगों की सज़ा के दिन वही नीति लागू थी। ठीक है, इन द फोर्स मतलब लागू थी। ठीक है, इसीलिए जघन्य अपराधों में शामिल लोगों की सज़ा माफ़ करने की शक्ति पर उसी नीति में किसी खास प्रतिबंध के अभाव में दोषियों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, और वैसे कोई प्रोविजंस नहीं थे, फिर भी उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, द सेंटर इट वॉज लेटर रिवील्ड, बाद में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि हैड ऑल्सो कंकर्ड विथ द डिसीजन, बाद में पता चला कि केंद्र ने भी इस फैसले से सहमति जताई थी। ठीक है, मतलब जो गुजरात गवर्नमेंट ने डिसीजन ली, वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उस डिसीजन से एग्री किया। ठीक है, फॉर्चुनेटली द रेफ्यूजल टू रिव्यू द अर्लियर ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अ सेपरेट पिटिशन चैलेंजिंग देयर रिलीज। राहत की बात है कि पहले के आदेश की समीक्षा करने से इनकार करने से उनकी रिहाई को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका के नतीजे प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब अब क्या होगा? रेफ्यूज़ल टू रिव्यू अर्लियर ऑर्डर, मतलब जो पिछला ऑर्डर था ना, उस पर तो उन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, पर अब जो सेपरेट पिटीशन फाइल की गई है उनके रिलीज़ को चैलेंज करने पे, उस पे अब कुछ उस जो पहले डिसीजन सुनाया गया है उसका इफ़ेक्ट इस नई अपील पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि ये एक छोटी सी राहत की बात है। ठीक है, देयर सीम टू बी इनफ ग्राउंड्स टू क्वेश्चन द रेमिशन। ठीक है, तो ऑथर कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, ग्राउंड्स मतलब रीजंस हैं, टू क्वेश्चन द रेमिशन, उनकी रिहाई क्यों जल्दी की गई है, हमें कई सारे रीजंस हैं। ठीक है, पूछने के। कोर्ट फाइलिंग्स सजेस्ट, कोर्ट की जो डेटा है, फाइलिंग्स मतलब वहाँ पे जो डेटा आई, उससे ये वे बताती है कि जो ट्रायल जज का ओपिनियन था अगेंस्ट देयर रिलीज़ वाज डिसरिगार्डेड, मतलब जो जज थे वो भी नहीं चाहते थे कि इनकी रिहाई हो, पर उससे डिसरिगार्ड किया गया, उससे माना नहीं गया। रिगार्ड करना मतलब कंसिडर करना, डिसरिगार्ड करना मतलब कंसिडर नहीं करना, उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, कोर्ट फाइलिंग से पता चलता है कि उनकी रिहाई के खिलाफ निचली अदालत के जज की राय की अवहेलना की गई थी। ठीक है, मतलब कोर्ट से ये डेटा मिला कि जज की बात नहीं सुनी गई थी। फर्दर, और द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरीज इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलएज, तो बाकी के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उसमें और कौन कौन इंक्लूडेड हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में बीजेपी के एमएलएज भी आ गए ऑन द कमिटी दैट recommended their release में ऑल्सो विशिएटेड द डिसीजन। विशिएटेड मतलब ख़राब कर देना। ठीक है, तो ये जो रिहाई इनकी हुई है, ये एक कमेटी ने डिसीजन लिया था, तो इस कमेटी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, बीजेपी के एमपी और एमएलएज भी थे। तो इनका भी जो ये एक था, इनकी प्रेजेंस ने भी इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, विशिएट किया, स्पॉइल किया।
ठीक है। इसके अलावा उनकी रिहाई की सिफारिश करने वाली समिति में भाजपा विधायकों सहित राजनीतिक पदाधिकारियों की मौजूदगी भी इस फैसले को गलत ठहरा सकती है। ठीक है, मतलब ये जो गलत हुआ है, इनको रिहा करके जो गलती ये हुई है, ये इन सब का ये सब रीजंस हो सकते हैं, ऑथर हमें ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट में स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द लेजिटिमेसी ऑफ अलाउिंग द, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी ये मौका है कि वो एग्ज़ामिन करे, क्या एग्ज़ामिन करे, लेजिटिमेसी। ठीक है, मतलब वो लीगली फॉलो हुआ है या नहीं, ये लीगली जो डिसीजन दिया गया है वो लीगली टर्म्स के ऊपर दिया गया है या नहीं। ठीक है, जिसमें प्री मैच्योर रिलीज जल्दी ही छोड़ दिया गया है उन दोषियों को जो कि कम्युनली मोटिवेटेड क्राइम्स में शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा उनकी रिहाई की सिफारिश ये हो गया था ना, सुप्रीम कोर्ट के पास अब भी मौका है कि सांप्रदायिक रूप से प्रेरित अपराधों में सीधे तौर पर शामिल लोगों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने की वैधता की जांच करना। वैधता इज़ लेजिटिमेसी। ठीक है, तो इसकी बात अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास चांस है कि वो कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑथर की टोन है कॉशनरी। ठीक है, ऑथर चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, और सजेस्ट भी करे कि अभी भी, नॉट सजेस्ट, कॉशन कर रहे हैं, बार बार वो हमें सतर्क कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, अभी भी आपके पास चांस है कि ये जो एरर हुआ है इसे आप ठीक करिए। तो टोन ऑफ दिस आर्टिकल इज़ कॉशनरी। ठीक है, आपको अगर जब आप पैसेज सॉल्व करते हो तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट्स द टोन ऑफ दिस पैसेज, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होती है टोन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकैब टेस्ट पे। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको आर्टिकल समझाते हुए एक्सप्लेन किया है। अब आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना होगा ताकि आपको लंबे समय तक इन वर्ड्स का मीनिंग याद रहे। ठीक है, ग्रूसम का मतलब होता है अनप्लेजेंट सी, शॉकिंग सा, डिस्क्रिशनरी, सहमति से, अपने विल से, हेनियस, बहुत ही डेंजरस क्राइम। ठीक है, पोग्राम, मसाकर। ठीक है, मसाकर को हम कहते हैं ना, जलियांवाला बाग मसाकर का मैंने एग्जांपल दिया था। पेक्युलर, बहुत ही अनप्लेजेंट सा, स्ट्रेंज सा, अजीब। ठीक है, विशिएटेड, स्पॉइल कर देना, ख़राब कर देना। मैंने आपको विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी का भी आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, और अब आ जाते हैं अपने एसे की तरफ। ठीक है, अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स के मेन सेक्शन में जाते हो तो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको ऐसे भी लिखना होता है एक टॉपिक पे। तो मैं अपने हर एक सेशन पे आपको एंड में एक टॉपिक देता हूँ ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, आपको ये टॉपिक 200 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, तो टॉपिक है द कनेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, तो जुडिशरी सिस्टम और अपनी इंडियन पॉलिटिक्स कैसे, क्या कनेक्शन है, कैसे वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अपना जुडिशरी सिस्टम, तो इसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स में। आप सबको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो हमने इस आर्टिकल में देखो टोन भी डिस्कस कर लिया, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया। ठीक है, कहाँ पे ब्रेक दे के पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल से मैंने आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताया। तो ठीक है, तो ये होलसम आपके लिए एक सेशन था। ठीक है, होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो, चाहे वो एसएससी के प्रिपरेशन से हो, बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हों, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स हो, आरबीआई, नाबार्ड हो। ठीक है, इनफैक्ट यूपीएससी वालों के लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, so thank you very much. Now I'll be winding up. So this was it for the today's session. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.